भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मृति। इसको बोलते हैं मेमोरी। जो आपकी जो मेमोरी है, चीज़ों को याद करने की क्षमता है, इसको स्मृति बोलते हैं। तो हम सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी में। ये है हमारा वीडियो नंबर 14, ठीक है। इससे पहले कई सारे लेक्चर्स, कई सारे नए टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कई सारे प्रश्न भी मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। जैसे स्मृति और विस्मृति हम चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, तो इसके बाद इससे पिछली परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि जब आप अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हो, उनको याद करते हो, तो कौन कौन से नियम इसमें काम आते हैं। कई सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्मृति है क्या। तो स्मृति की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। तो जब हम पुराने अनुभवों को मन में दोबारा जागृत करते हैं तो उसी को बोलते हैं स्मृति। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जब हम अपनी पुरानी यादों को या फिर पुराने अनुभवों को अपने मन में दोबारा जागृत करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मृति। तो ये इसकी एक सीधी सादी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। कई सारे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। सरकारी अध्यापक चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर क्लिक करके प्रेस जरूर करना है। इससे आपके वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने स्मृति पढ़ लिया कि क्या है स्मृति। इसके बाद बात आती है कि स्मृति की क्या क्या परिभाषाएं हैं। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, परिभाषाएं होती हैं। तो इस चैप्टर में भी 5 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो परिभाषा है वो वुडवर्थ की है। सबसे पहली परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ की है। इन्होंने स्मृति के लिए क्या बोला है कि जो बात पहले से ही की जा चुकी है उसे स्मरण करना स्मृति है। यानी कि जो बात हम पहले कर चुके हैं और उसको अगर हम याद कर रहे हैं तो ये क्या है, स्मृति। ठीक है, स्मृति सीखने का सीधा उपयोग है। एक वुडवर्थ की डेफिनेशन और है, ये भी आप लिख लीजिए। वुडवर्थ की इसमें 2 डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए कि स्मृति सीखने का सीधा उपयोग है। ठीक है, तो 2 डेफिनेशन वुडवर्थ की हैं। अब चलते हैं रायबर्न। रायबर्न के अनुसार स्मृति क्या है, तो अपने अनुभव को संचित करने, रखने और उनको प्राप्त करने से कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की शक्ति हम में होती है, उसे हम स्मृति कह रहे हैं। यानी कि घुमा फिराकर बात वही बोली गई है। जो पुराने हमारे जो अनुभव हैं, जो हमने संचित करके रखे हैं अपने दिमाग में, उनको दोबारा से पुनः लाने की जो शक्ति हमें होती है उसे स्मृति बोला गया है रायबर्न के अनुसार। अब एक है डेफिनेशन जेम्स के अनुसार। जेम्स के अनुसार स्मृति क्या है, तो स्मृति को एक घटना का तत्व का ज्ञान है। स्मृति उस घटना का तत्व का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा, पर जिसके बारे में हमको यह चेतना है कि हम उसका पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं। तो एक अलग सी ही डेफिनेशन यहाँ पर जेम्स के द्वारा निकल के आई है। ये भी आपको याद रखनी है। आपको जो सबसे ज्यादा डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो है वुडवर्थ की। तो दोनों डेफिनेशन आपको वुडवर्थ की याद रखनी है। इसके अलावा रायबर्न की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्काउट की आप याद ही कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी सी डेफिनेशन है। स्काउट के अनुसार क्या है स्मृति, तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति यानी कि चीजों को दोहराना, पुरानी चीजों को दोहराना। तो उसको पुरानी चीजों को दोहराने को आदर्श बोल दिया गया है स्काउट के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे स्काउट की ये डेफिनेशन है। मैकडुगल की क्या डेफिनेशन है, स्मृति से आशय अतीत की घटनाओं की कल्पना करना तथा और इस तथ्य को पहचान लेना कि यह अतीत का अनुभव है। यानी कि एक सीधी सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने भी दी है। इन्होंने ये बोला है कि जब अतीत की घटनाओं को कल्पना करते हैं और हम ये पहचान लेते हैं कि वो अतीत की घटनाएं हैं, तो बस इसी को स्मृति कहती है। तो अलग अलग डेफिनेशन है। 5 मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन है। कुल मिलाकर 6 डेफिनेशन है क्योंकि वुडवर्थ ने 2 डेफिनेशन दी है। दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये है स्मृति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा स्मृति के नियम। तो स्मृति के नियम 2 भागों में विभाजित किए गए हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। इसके अलावा ये तो है सभी मनोवैज्ञानिकों के मिले जुले नियम, जो सभी मनोवैज्ञानिकों का सम्मिलित रूप है। इसके बाद हम स्मृति के नियम बी.एन. झा के अनुसार भी पढ़ेंगे। तो इनके मुख्य 3 नियम हैं। तो चलिए सबसे पहले स्मृति के जो मुख्य और गौड़ नियम हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो स्मृति के जो नियम है उनकी संख्या है 2। एक है मुख्य नियम और दूसरे हैं गौड़ नियम। अब ये जो मुख्य नियम है ये क्या कहते हैं, तो मुख्य नियम में सबसे पहला नियम है दोस्तों समानता का नियम।
समानता का नियम क्या कहता है? समानता का ये नियम कहता है कि जो चीज समान है, जब हम किसी एक चीज को याद करेंगे और उसके समान कोई दूसरी चीज होगी तो वो भी हमें याद आएगी। ठीक है, याद रखेंगे। इस समानता का नियम का क्या कहता है? समानता का नियम ये कहता है जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी के बारे में चीज सोचते हैं तो उसके समान जो भी चीज है वो भी हमें याद आती है। एग्जाम्पल इसका ये लेते हैं कि जब हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर महात्मा गांधी जी से संबंधित हमें क्या क्या चीजें याद आती हैं? तो सत्याग्रह, ईमानदारी, अहिंसा, सत्य, तो ये सारी चीजें हमें याद आती हैं महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, जब हम सरदार पटेल की बात करते हैं तो लौह पुरुष उनको बोलते हैं, तो उसी तरह की जो चीजें हैं वो याद आती हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों समानता का नियम। ठीक है, समानता का नियम क्या है? स्मृति का मुख्य नियम है। दूसरा जो स्मृति का मुख्य नियम है वो है विषमता का नियम, यानी कि विषम मतलब चीजें उल्टा। तो जो चीज विषम है वो भी हमें याद आती है हमेशा। आप देखना, जब हम दुख की बात करते हैं तो उसी समय हम सुख की भी बात करते हैं, जब हम दिन की बात करते हैं तो उसी समय हम रात की भी बात करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, विषमता का ये नियम है जो कि एक स्मृति का नियम है। समीपता का नियम, समीप यानी कि पास। अब पास क्या है? जो चीज किसी चीज के पास है उसके बारे में भी हम सोचते हैं। जैसे जब हम गंगा नदी के बारे में सोचते हैं तो उसकी सहायक जो यमुना नदी है उसके बारे में सोचते हैं। जब हम यमुना नदी के बारे में सोचते हैं तो उसकी सहायक नदी सोन नदी है उसके बारे में सोचते हैं। तो जो चीजें समीप हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। जब हम मोबाइल की शॉप पर मोबाइल देखने जाते हैं तो मोबाइल के बारे में भी सोचते हैं और उसके चार्जर वगैरह के बारे में भी सोचते हैं, उसका ईयरफोन के बारे में भी सोचते हैं, उस पर भी विचार करते हैं। तो इसको बोलते हैं समीपता का नियम, जो कि स्मृति का मुख्य नियम है। तो ये आपको याद रखने हैं। स्मृति के 3 मुख्य नियम है, स, वि, स। स यानी कि समानता का नियम, वि यानी कि विषमता का नियम, स। तो सविस करके आप इसकी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। ठीक है, 3 नियम कौन से हैं? सविस। अब बात कर लेते हैं गॉड नियम। गॉड बोलते हैं जो चीज मुख्य नहीं है, मुख्य के जो बाद आती है। ठीक है, एक तो है मुख्य जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको बोलते हैं गॉड नियम, जो कि थॉर्नडाइक के हमने अधिगम वाले में पढ़े थे। अधिगम के जो नियम दिए थे, अधिगम में जो थॉर्नडाइक ने मुख्य और गॉड नियम वो वाले हमने पढ़े थे, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। चलिए बात कर लेते हैं गॉड नियमों की। स्मृति के गॉड नियमों की संख्या कितनी है? 4। स्मृति के गॉड नियमों की संख्या कितनी है? 4। पहला नियम है प्राथमिकता का नियम। प्राथमिक मतलब जिस चीज को हम प्राथमिकता देते हैं वो चीज हमें जल्दी स्मरण होती है। ठीक है, याद रखेंगे, जिस चीज को हम प्राथमिकता देते हैं वो चीज हमें जल्दी स्मरण होती है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा है आसन। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। प्राथमिकता का नियम का एग्जाम्पल आप दोगे नीचे कमेंट्स में। ठीक है, कौन सी चीज आपके लिए प्राथमिक है, तो 2 चीजों में कंपैरिजन करके आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि 2 चीजों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक ये है आपके लिए, तो उसके बारे में आपको आपकी जो स्मरण है वो ज्यादा होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आसन्न काल का नियम। आसन्न काल का नियम क्या कहता है कि जो घटना नई है वो हमें ज्यादा याद आती है, जो घटना पुरानी है वो हमें कम याद आती है। ठीक है, याद रखेंगे, जो घटना नई है वो हमें ज्यादा याद आती है, जो घटना पुरानी है वो हमें कम याद आती है। तीसरा नियम है आवृत्ति का नियम। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार पुनः दोहराना। ठीक है, तो इनके नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम किसी भी चीज को बार बार करते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है। ठीक है, याद रखेंगे। आवृत्ति का नियम क्या कहता है कि जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है, उस चीज का स्मरण हम ज्यादा करते हैं। चौथा नियम है रुचि की तीव्रता का नियम। इसमें वही है कि जिस चीज में आपकी रुचि ज्यादा है वो आपको ज्यादा याद रहेगी, वो आपको ज्यादा स्मरण रहेगी, उसके लिए आप ज्यादा स्मरण करोगे। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आपको फिल्में देखना पसंद है, तो जो फिल्म आप जिस तरह की फिल्म में, जिस टाइप की फिल्म में आपको रुचि है उस टाइप की फिल्में आपको ज़्यादा याद रहेंगी। आपको एक्शन मूवीज़ पसंद है तो एक्शन मूवीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, ज़्यादा स्मरण करोगे। आपको ड्रामा मूवी पसंद है, आपको कॉमेडी मूवी पसंद है, अगर आपको कॉमेडी वाली मूवीज़ पसंद है तो उनकी जो स्मरण है आप ज़्यादा करोगे और वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। तो दोस्तों ये हैं स्मृति के नियम, जो कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों के मिलजुल कर नियम बनाए गए हैं, मुख्य और गौड़ नियम। अब चलते हैं दोस्तों, स्मृति के जो नियम है वो है बी.एन. झा के अनुसार। अब बी.एन. झा ने अपने ही कुछ अलग से नियम दिए गए हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको इन नियमों के नाम याद रखने हैं और बी.एन. झा के जो नियम है उनकी संख्या याद रखनी है कि इसके नियम कितने हैं, 3 नियम हैं।
चलिए, स्मृति के नियम हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम स्मृति के बी.एन. झा के अनुसार नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है आदत का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या है, जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप ज़्यादा गहरी हो जाती है कि हम बिना विचारे उसको व्यक्त करने की आदत में पड़ जाती है। यानी कि वही सारी चीज़ें हैं कि जिस चीज़ को हम आदत में ले लेते हैं, आदत का नियम क्या कहता है कि जिस चीज़ को आदत में ले लेते हैं वो अपने आप होने लगती है, उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। निरंतरता का नियम क्या कहता है, निरंतरता यानी कि लगातार। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या है कि जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं, अतः हमें उनको स्मरण करने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो कई सारे ऐसे विशेष नियम हमारे साथ ऐसी कुछ विशेष रूप से प्रकट होते हैं, कुछ अनुभव हमारे साथ, और वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहते हैं, निरंतर आते जाते रहते हैं। तो ये भी आपको बताया, सरल सा है। परस्पर संबंध का नियम, परस्पर संबंध का नियम क्या, देखिए परस्पर संबंध को एक वर्ड और बोलते हैं साहचर्य। साहचर्य मतलब संबंध स्थापित करना, और परस्पर संबंध भी वही है। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभवों के साथ या फिर अंगों के साथ लिंक कर देते हैं तो वही बात है, वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो परस्पर संबंध करके हम किसी चीज़ का स्मरण करते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो ये आपको याद रखनी है। स्मृति के जो नियम है वो मुख्य और गौड़ नियम है। मुख्य नियमों की संख्या 3 है, गौड़ नियमों की संख्या 4 है। स्मृति के नियम अगर बी.एन. झा के अनुसार अलग से पूछ ले कि बी.एन. झा के अनुसार स्मृति के नियम बताइए कितने हैं, तो वो आप बोलेंगे दोस्तों 3 है। ठीक है, और ये कुछ स्मृति के नियम हैं जो कि बी.एन. झा के अनुसार हैं। आगे बढ़ते हैं, स्मृति के अंग या फिर चरण। अब यहाँ पर स्मृति के अंग या फिर चरण क्या है, तो स्मृति 4 चरणों में पूर्ण होती है। स्मृति के जो चरण हैं यानी कि स्टेप्स, 4 स्टेप्स में स्मृति जो मेमोरी है वो कंप्लीट होती है। इस स्मृति का, इस मेमोरी का पहला स्टेप होता है दोस्तों सीखना, लर्निंग। ठीक है, याद रखेंगे पहला स्टेप्स क्या होता है, मेमोरी का लर्निंग। इसमें स्मृति का पहला अंग क्या है, सीखना है। जैसे हम चीज़ों को याद करना चाहते हैं, हम उस चीज़ को सीखते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ याद करनी है तो सबसे पहले क्या है, हम सीखते हैं उसके बारे में। जैसे आपको स्मृति से संबंधित सारे प्रश्न परीक्षा में करने हैं, आपको स्मृति वाला चैप्टर पूरा याद करना है, तो इसके लिए क्या है, आपको स्मृति को समझना पड़ेगा, स्मृति को सीखना पड़ेगा। तो यही है सबसे पहला चरण क्या है, किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं। याद रखेंगे सबसे पहला चरण क्या है, किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं उसको याद करने के लिए। दूसरा है धारण करना। दूसरा क्या है, धारण करना। धारण मतलब अपने अंदर समाहित कर लेना। अपने अंदर मतलब कहाँ पर, तो मस्तिष्क में, अपने मस्तिष्क में संचित कर लेना। तो धारण का मतलब क्या है कि सीखी हुई कोई भी बात, जैसे आपने कोई भी चीज़ सीख ली, जैसे पहले स्टेप्स में क्या है, आपने कोई भी चीज़ सीख ली, अब उसको धारण करोगे आप अपने मस्तिष्क में। संचित करना होता है स्टोरेज, यानी कि मस्तिष्क में आप स्टोरेज करोगे उस चीज़ का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं धारण। आपने चीज़ सीख ली है, आपने उसको अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में धारण कर लिया है। फिर बात आती है पुनः स्मरण की। तीसरा स्टेप क्या होता है, पुनः स्मरण, यानी कि रिकॉल करना। तो इसमें क्या होता है, सीखी हुई जो भी बात है उसको अचेतन मन से चेतन मन में लाना, यानी कि अपने मन ही मन में उसको सोचना। इसको बोलते हैं पुनः स्मरण। अगला स्टेप है पहचान, यानी कि रिकॉग्निशन। याद आने वाली चीज़ बाद में गलत ना हो, इसके लिए आप इसको क्या करते हैं, इसकी पहचान कर लेते हैं, यानी कि जो हमने सीखा है वो क्या है, वो सही है या फिर गलत है, तो इसको आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो ये कुछ स्मृति के अंग, या फिर इसको चरण भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सोपान भी बोल सकते हैं। एग्जाम में सोपान भी दे सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चरण, सोपान या फिर अंग एक ही बात है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों स्मृति के 4 अंग। जिन 4 अंगों से मतलब ये है कि इन 4 अंगों में, इन 4 चरणों के माध्यम से स्मृति पूर्ण होती है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि स्मृति क्या है, तो आप ये बोलोगे कि जो पुराने हमारे अनुभव हैं उनको याद करना है। तो अगर आपसे पूछ लिया ये है क्या, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। याद रखेंगे ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया। अब यहाँ पर आती है स्मरण करने की विधियाँ। कौन कौन सी विधियों से हम चीज़ों को स्मरण करते हैं, तो कई सारी विधियाँ हैं इसके लिए। जैसे हमें कोई भी चीज़ अपनी मेमोरी में लानी है, याद करनी है, तो उसके लिए आप कौन कौन सी विधियाँ अपनाओगे। तो सबसे पहली विधि है दोस्तों पूर्ण विधि। पूर्ण विधि के अंदर क्या है, किसी भी चीज़ को पूरा याद कर लेना। किसी चीज़ को क्या है,
कंप्लीट याद कर लेना। जैसे इस चैप्टर को, स्मृति वाले चैप्टर को आप कंप्लीट याद कर लेते हो तो इसके बाद क्या है, आपको आसानी होगी स्मरण करने में इसको। ठीक है, इसको स्मरण करने में आपको आसानी होगी। स्मरण करने की दूसरी विधि है खंड विधि, यानी कि चीजों को तोड़ तोड़ कर, टुकड़ों में बांटकर याद करना। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी का नाम क्या है, खंड विधि। खंड विधि यानी कि चीजों को खंडन करके उनको टुकड़ों में बांटकर याद करना। तो इस तरह से आप इसका स्मरण बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी चैप्टर क्या है, काफी ज्यादा बड़ा होता है तो उसको 2 भागों में विभाजित कर लेते हो, तो 2 भागों में या फिर 3 को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, तब उसको याद करते हो। तो इसी तरह है खंड विधि। मिश्रित विधि का वही मतलब है, चीजों को मिलाकर याद करना। जैसे दूसरा चैप्टर चौथे चैप्टर से लिंक है, दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का है और चौथा चैप्टर भी हिस्ट्री से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको मिश्रित करके याद कर लोगे। ठीक है, स्मरण इसका किस तरह से करोगे, इसको मिलाकर। प्रगतिशील होता है लगातार याद करते रहना, किसी कम जो सरल चीज़ है उसको याद करो, फिर उससे थोड़ी सी जो टफ है उसको याद करो, फिर उससे भी ज़्यादा टफ है उसको याद करो, फिर उससे भी ज़्यादा टफ है उसको सीखो। तो इस तरह से प्रगतिशील विधि है जो चीज़ों को याद करने में मदद करती है। सक्रिय विधि, सक्रिय विधि वही है, सक्रिय होकर अगर आप स्मरण करोगे तो आपको जल्दी याद आएंगी चीज़ें, और अगर आप सक्रिय होकर नहीं करोगे यानी कि निष्क्रिय रहकर करोगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद नहीं आएंगी। एक विधि है निष्क्रिय विधि, तो निष्क्रिय रहकर भी चीज़ों को याद करा जाता है लेकिन वो ज़्यादा याद नहीं आती हैं, तो स्मरण में आपके बहुत कम आएंगी निष्क्रिय रहकर। ठीक है, रटने की विधि, तो रट कर भी आप याद कर सकते हो, कई सारी चीज़ों को आप स्मरण कर सकते हो रट कर भी। जैसे कोई चीज़ आपने एकदम रट ली, रट्टा मार ली। जैसे स्मरण करने की विधियां की संख्या कितनी है, 10 है, तो आपने एकदम रट्टा मार लिया कि संख्या 10 है, तो एकदम रटी लिया, तो इसको स्मरण करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक है निरीक्षण विधि, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि से आप निरीक्षण करके कोई भी चीज़ प्रयोग करके करोगे तो आपको स्मरण करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो ये है निरीक्षण विधि। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रिया विधि, क्रिया करके वही है, निरीक्षण और क्रिया एक ही बात है। विचार साहचर्य विधि, साहचर्य मैंने अभी आपको क्या बताया, संबंध स्थापित करना। तो अपने विचारों को संबंध स्थापित करके यानी कि एक विचार को दूसरे विचार से जोड़कर आप चीज़ों को जल्दी आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, ये है दोस्तों स्मरण करने की विधियां। 10 विधियां हैं, कई सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं, स्मृति प्रशिक्षण। सबसे पहले बता देता हूं आपको कि स्मृति प्रशिक्षण है क्या। तो स्मृति की जो अगर हमें उन्नति करनी है सॉरी, अगर हमें अपनी जो स्मृति है, अपनी जो मेमोरी है वो शार्प करनी है, अपनी मेमोरी हमें क्या करनी है, शार्प करनी है। तो उसके लिए हमें कई सारी चीज़ें करनी होंगी, उसके लिए हमें कई सारे प्रशिक्षण करने होंगे, उसके लिए कई सारे हमें अभ्यास करने होंगे। तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय और नियम ये यहाँ पर दिए गए हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 10 है। और इन्हीं की वजह से स्मृति की उन्नति में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्मृति प्रशिक्षण की कुछ इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, याद रखेंगे, स्मृति प्रशिक्षण के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी स्मृति को उन्नत कर सकते हैं, हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं इनको। पहला है दृढ़ निश्चय। जब हम किसी भी चीज को दृढ़ निश्चय होकर स्मरण करते हैं तो वो हमें जल्दी याद होती है। ठीक है, याद रखेंगे, किसी भी चीज को हम दृढ़ निश्चय होकर याद करते हैं तो वो हमें जल्दी याद आती है। दूसरा है स्पष्ट ज्ञान। किसी भी चीज का एकदम से स्पष्ट ज्ञान हो गया, जैसे आप स्मृति क्या है तो इसको स्मृति का आपको एकदम स्पष्ट ज्ञान हो गया, तो अगर अब बाद में आप इसको रिकॉल करोगे तो बड़ी ही आसानी से आपको याद आ जाएगा कि स्मृति है क्या। स्मृति क्या है, पुराने अनुभवों को फिर दोबारा से जागृत करना स्मृति है। तो अगर आपने एकदम स्पष्ट ज्ञान ले लिया है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लिया है, तो आपको स्मृति कोई उन्नत करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। प्रोत्साहन, तीसरा पॉइंट है प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहित होकर या फिर आपको प्रोत्साहन दिया जाए तो जल्दी चीज़ें आपको स्मरण होंगी। पहले से समझना, कोई भी चीज़ है आप पहले से जानते हो तो स्मरण करने में बहुत आसानी होगी और स्मरण की आपकी जो स्मृति है उसकी उन्नति होगी, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी। रुचि उत्पन्न करना यानी कि इंटरेस्ट जगा देना, और जब आप इंटरेस्ट जगा देते हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है तो आपकी जो मेमोरी है वो क्या है, शार्प होती है वहाँ पर। ठीक है, फिर उसको याद करने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पूर्व ज्ञान पर आधारित, आपको कोई भी पहले ज्ञान है फिर उस ज्ञान पर ही कोई नया टॉपिक शुरू हो रहा है तो वो आपको ज़्यादा एकदम शार्प, आपकी जो मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा और बड़ी ही आसानी से आप याद कर सकते हो।
स्मरण के अधिक अवसर अगर आप प्रदान करें तो भी आप स्मरण कर सकते हो। कई सारे अवसर प्रदान करें, जो हिंट वगैरह होती हैं वो आप दे सकते हो। आपने कोई भी हिंट दे दी किसी प्रश्न के लिए तो बच्चे को क्या है, ज़्यादा जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है, दोहराना, चीज़ों को बार बार दोहराओगे तो मेमोरी क्या होगी, शार्प, और वो चीज़ आपको कई सारी देर तक, कई सारे दिनों तक, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहने वाली है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है संवेगात्मक स्थिरता। अगर आपके जो संवेग हैं स्थिर हैं, जैसे क्रोध आपको बड़ी ही जल्दी नहीं आता है, जो लालच है वो जल्दी नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ अगर आपकी कंट्रोल में है तो भी आप स्मृति कैसी होगी, आपकी शार्प होने वाली है। ठीक है, तो एकाग्रता यानी कि एकदम फोकस्ड, अगर आप फोकस्ड हो किसी चीज़ के प्रति तो वो भी उसमें आपकी जो स्मृति है वो अच्छा काम करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है स्मृति के कुछ प्रशिक्षण, ये स्मृति की उन्नति के लिए कुछ अभ्यास करने होते हैं हमें। तो ये सारे अभ्यासों की संख्या है 10, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं विस्मृति। विस्मृति को बोलते हैं फॉरगॉटन, यानी कि चीज़ों को भूलते कैसे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा स्मृति में कि चीज़ों को याद कैसे करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्मृति यानी कि चीज़ों को भूलते कैसे हैं। दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। दोनों ही टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही टॉपिकों के नियम आपको याद रखने हैं और मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा याद रखनी है। तो दोस्तों ये है स्मृति से संबंधित पहला चैप्टर। बड़ी ही सिंपल और आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।